नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक कक्षा 12th विषय इतिहास का मॉडल पेपर नंबर 6 की बात करने वाले हैं। दोस्तों, कौन से मॉडल पेपर की बात करेंगे? मॉडल पेपर नंबर 6 की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस चैनल पर इतिहास विषय के 5 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। इसी के साथ ही संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान के 9 मॉडल पेपर इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं क्लास 12th के। इसी के साथ दोस्तों मैंने हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य के 3-3 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत बड़ा बोर्ड के अंदर फायदा होने वाला है, इसलिए दोस्तों जरूर देखें। जहाँ तक हो सके इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के टुडे करंट इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा और TCI का लोगो मिलेगा, ठीक है ना। तो उसे आप ज्वाइन जरूर कीजिए दोस्तों। और मात्र 5-6 दिनों के अंदर मैं आपके उत्कर्ष क्लास अगर बुक जल्दी लॉन्च कर देता है तो मैं उसकी संपूर्ण जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो बुकें आने वाली है प्रश्न बैंक में संपूर्ण इस चैनल पर हल करवाऊंगा। तो आप उनका वेट जरूर कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए दोस्तों। अगर वह आ जाएगी जल्दी तो मैं जल्दी से हल करवा दूंगा। अगर दोस्तों बाजार के अंदर आती नहीं है तो फिर मैं कहाँ से लाऊँ? अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं की है और मेरा आइडिया है कि 5 या 4 दिनों के अंदर लॉन्च कर देंगे। और लॉन्च करने के बाद मैं जल्दी लेकर के आपको उसकी PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा और उसका संपूर्ण सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर एक साथ हल करवा दूंगा, ठीक है ना। तो उसका आप वेट जरूर कीजिए। और मैं आज के इस सेशन में हमारा जो सेशन है इतिहास का मॉडल पेपर नंबर 6 इनकी शुरुआत करता है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों, अपन याद करने की दृष्टि से मैंने सीधे ही बना दिए हैं, तो आप देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुटे हुए खेत का साक्षी मिला है? दोस्तों, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्षी मिले हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है। दूसरा प्रश्न है, इंडिका पुस्तक की जो रचना है वो किसने की थी? दोस्तों, इंडिका की रचना की थी दोस्तों मेगस्थनीज ने। किसने की? दोस्तों मेगस्थनीज ने की। ये दोनों ही प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को याद जरूर कीजिए दोस्तों। इनके ऊपर स्टार लग चुके हैं और आप जरूर इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए दोस्तों किसकी अधिकारी की नियुक्ति की? धर्म महामातर के अधिकारी नामक अधिकारी की नियुक्ति की। कौन सा अधिकारी था दोस्तों? धर्म महामातर अधिकारी नामक की नियुक्ति की थी दोस्तों। किसके लिए दोस्तों अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? धर्म महामातर की नियुक्ति की। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? कौन दोस्तों एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा निषाद वर्ग से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार VS शुकथंकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे, संस्कृत के थे दोस्तों। किस विषय के? संस्कृत विषय के क्या थे? संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे डॉक्टर कौन दोस्तों? विशाल इतिहासकार जो प्रसिद्ध इतिहासकार VS शुकथंकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट दोस्तों मैं छठे प्रश्न की बात करता हूँ। छठा प्रश्न है, इब्न बतूता भारत की कौन सी प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? तो वह दोस्तों भारत की कौन सी प्रणाली? डाक प्रणाली को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कौन दोस्तों? इब्न बतूता। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, श्रीनगर की कौन सी मस्जिद सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा शाह हमदान मस्जिद। कौन दोस्तों? कौन सी मस्जिद है दोस्तों मुकुट का नगीना? तो वह शाह हमदान मस्जिद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कीजिए, बोर्ड के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने वाला राजा था। कौन था दोस्तों? कृष्ण देव राय था। कौन था दोस्तों? कृष्ण देव राय। नेक्स्ट दोस्तों नवा प्रश्न था कि बाहरी लोगों को संथाल लोग क्या कहते थे? बाहरी लोग को संथाल लोग क्या कहते थे दोस्तों? दीकू कहते थे। क्या कहते थे? दीकू कहते थे। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। दोस्तों दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किसने कब की गई दोस्तों? 1878 के अंदर की गई। कब की गई दोस्तों? 1878 के अंदर की गई। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, किस भारतीय शहर का संबंध फोर्ट विलियम से है? तो किस भारतीय शहर का संबंध है वो फोर्ट विलियम से है? तो कलकत्ता दोस्तों। कलकत्ता के अंदर कहाँ है? फोर्ट विलियम स्थित है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, गांधी जी ने फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग कहाँ की थी दोस्तों? कहाँ की? खेड़ा गुजरात में की थी। कहाँ की दोस्तों? खेड़ा गुजरात में की थी। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों इसका,
कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या करना है दोस्तों? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त होते हैं? गुजरात से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट दूसरा है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन 1500 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट तीसरा है, 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करते समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? कॉर्नवालिस था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन था दोस्तों? बंगाल में दोस्तों 1793 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ और उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। कौन था दोस्तों? कॉर्नवालिस था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं दोस्तों? रेजिडेंट कहते हैं। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेजिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न, गंज का तात्पर्य एक छोटे स्थायी बाजार से है। दोस्तों गंज का तात्पर्य एक छोटे स्थायी बाजार से है। किससे है दोस्तों? छोटे स्थायी बाजार से है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, छठा है, काला विधेयक रोलेट एक्ट को कहाँ हुआ दोस्तों? काला विधेयक रोलेट एक्ट कहाँ होता है? ये होता है दोस्तों, काला विधेयक रोलेट एक्ट को कहा जाता है। कहाँ, किसको कहा जाता है दोस्तों? रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला विधेयक कहा जाता है या फिर काला कानून कहा जाता है। ये कब होता है? रोलेट एक्ट भारत कब आया था? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके आंसर जरूर बताइए दोस्तों। यह काला कानून या काला विधेयक किसको कहा जाता है? रोलेट एक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में देना है। पहला प्रश्न है, शंख से वस्तुएं बनाने के दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। शंख से वस्तुएं बनाने के दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखने हैं। तो पहला है दोस्तों आपका नागेश्वर और दूसरा है बालाकोट। शंख से वस्तु बनाने के दो प्रमुख केंद्र हैं। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा है, इसके अंदर किस राजवंश ने राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा था? दोस्तों ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा था? तो वह राजवंश था सातवाहन राजवंश। कौन सा था दोस्तों? सातवाहन राजवंश था। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न दोस्तों, ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था दोस्तों किसकी? ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दिव्य व्यवस्था है। इसे सिद्ध करने के लिए वह किस मंत्र का उद्धृत करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को। किसको दोस्तों? ऋग्वेद को पुरुष सूक्त मंत्र को क्या करते थे? उद्धृत करते थे। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, दो राजवंशों के नाम लिखिए जिनके राजा ब्राह्मण थे। ऐसे कौन से दो राजवंश है जिनके राजा कौन थे दोस्तों? ब्राह्मण थे। तो एक राजवंश था दोस्तों आपका कौन सा? कर्ण शुंग वंश था और शुंग वंश, और दूसरा था कण्व वंश जिनके राजा ब्राह्मण थे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के अंदर भी पूछा जा सकता है और आगे आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा प्रश्न, भारतीय समाज को समझने में अल बिरूनी को कौन सी दो बाधाओं का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों भारतीय समाज को समझने के लिए अल बिरूनी को कौन सी दो बाधाओं का सामना करना पड़ा? तो पहली बाधा है संस्कृत भाषा की कठिनाई। किसको दोस्तों? भारतीय समाज को समझने के लिए अल बिरूनी को दो समस्या थी। एक थी संस्कृत भाषा की कठिनाई, दूसरी थी धार्मिक अवस्था प्रथाओं की भिन्नता। धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में भिन्नता। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा छठा प्रश्न, पेलसर्ट ने भारत की किस सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया? पेलसर्ट ने भारत की किस सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत की व्यापकता एवं दुखद गरीबी की समस्या की ओर क्या किया दोस्तों? ध्यान आकर्षित किया। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, चोल सम्राटों ने किन तमिल कवियों का संकलन करवाया और किस ग्रंथ में? दोस्तों चोल सम्राटों ने किन तमिल कवियों का संकलन करवाया और किस ग्रंथ में करवाया? तो इसके बारे में आप जरूर जानें दोस्तों। अपार दोस्तों कौन कौन से कवि थे पहले आपको ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अपार, समंदर, सुंदरार की रचनाओं का तवरम नामक ग्रंथ में संकलन करवाया। कौन से दोस्तों ग्रंथ में? तवरम नामक ग्रंथ में संकलन करवाया। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, किस अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की और कब की? दोस्तों सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने कब प्राप्त की दोस्तों? 711 ईस्वी में की। कब की दोस्तों? 711 ईस्वी में की। नेक्स्ट है दोस्तों नवा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित होता है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे पहले औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित होता है? बंगाल के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? बंगाल के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा प्रश्न दोस्तों? या 10वां प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले संथालों का नेता कौन था? दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला संथालों का नेता था सिंधु मांझी। कौन था दोस्तों? सिंधु मांझी था। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, अवध के अधिग्रहण के बाद विद्रोहियों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों का प्रतिरोध किया? तो इसका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल। किसके नेतृत्व में दोस्तों? बेगम हजरत महल के नेतृत्व में किया। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न हमारा,
कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के लिए किस नाम से नए शहर इलाके विकसित किए गए। तो 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों किस नाम से नए शहर इलाके विकसित किए। सिविल लाइंस के नाम से। कौन सा नाम था दोस्तों? सिविल लाइंस के नाम से नए शहर और नए ग्रामीण इलाके स्थापित किए गए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की मुहरों और मुद्रांकनों के बारे में आप क्या जानते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरों तथा मुद्रांकनों के बारे में आप क्या जानते हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता में मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने हेतु किया जाता था। उदाहरणतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान भेजने पर उसका मुँह रस्सी से बांध दिया जाता था और गांठ पर थोड़ी गिल्ली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबा दिया जाता था और इससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ जाती थी और मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चल जाता था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है और ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेशों के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता क्या है। दोस्तों इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इतिहास विषय के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा और आपके तो लगभग 101% ये प्रश्न आने वाला है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेशों को वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध करनी है। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा को संदेश दिया कि वह बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर करे। वर्तमान समय भी अशोक के संदेशों की प्रासंगिकता बनी हुई है। ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके ये छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है परिवार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या दोस्तों? परिवार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा में हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं और कुछ समाजों में भाई बहन चचेरे मौसेरे से रक्त का रिश्ता माना जाता है, परंतु अन्य समाज ऐसा नहीं करते हैं। ये दोस्तों परिवार है। परिवार की परिभाषा है दोस्तों। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा में हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और सख्त संबंध माने जाते हैं। कुछ समाजों में भाई बहन चचेरे मौसेरे से रक्त का रिश्ता माना जाता है, परंतु अन्य समाजों में दोस्तों ऐसा नहीं माना जाता है। ऐसी प्रथा दोस्तों कुछ समाजों के अंदर है। ये दोस्तों परिवार के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न इब्न बतूता के तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। दोस्तों इब्न बतूता के तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ संबंधों का वर्णन करना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की विद्वता से बड़ा प्रभावित था। उसने उसे दिल्ली का काजी अथवा न्यायाधीश नियुक्त किया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त करने वाला शासक कौन था, तो सुल्तान कौन था, तो वह था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। तो उनको क्या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। उसने कहाँ का किया दोस्तों? दिल्ली का कर दिया था। कहाँ का किया? दिल्ली का किया। काजी न्यायाधीश को कहते हैं। ठीक है ना। उसने उस पद पर कई वर्षों तक कार्य किया। कुछ कारणों से सुल्तान इब्न बतूता से नाराज हो गया और उसे कारागार में कैद कर लिया गया, परंतु कुछ समय बाद सुल्तान की नाराजगी दूर हो गई और उसने 1342 में इब्न बतूता को अपने दूत के रूप में चीन के शासक के पास भेजा। ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके आठवां प्रश्न का। आठवां प्रश्न है अब्दुल रजाक ने अपने यात्रा वृत्तांतों में दक्षिण भारत को का किस प्रकार से वर्णन किया। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि अब 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रजाक का यात्रा वृत्तांत स्वयंगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। उसने केरल में कालीकट आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। उसने लिखा कि यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना उसने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों आपके 9वें प्रश्न की। कौन सा प्रश्न है दोस्तों? 9वां प्रश्न है कि सूफी मत
के बारे में आप क्या समझते हैं? दोस्तों प्रश्न है हमारा, सूफी मत के बारे में आप क्या समझते हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोग रहस्यवाद और वैराग्य की ओर आकर्षित हुए, इन्हें सूफी कहा जाने लगा। क्या दोस्तों इसका राइट आंसर है कि इस्लाम के आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोग रहस्यवाद और वैराग्य की ओर आकर्षित हुए, इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति तथा उनके आदेशों के पालन पर जोर दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान ए कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने को दिया, अनुसरण किया दोस्तों उनका, मोहम्मद पैगंबर के उपदेश का क्या किया दोस्तों, उनका क्या किया, अनुसरण उन्होंने किया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसीलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां प्रश्न है, विजय के भवन पर एक टिप्पणी लिखिए। विजय के बारे में लिखिए दोस्तों, ये थोड़ा टाइप गलत हुआ है तो इसको सॉरी मानिए दोस्तों। इसका दोस्तों राइट आंसर है कि विदेशी यात्रा पेश में विजयनगर शहर के सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा दी गई दोस्तों। विदेशी यात्री दोस्तों पेश ने यहाँ पर दोस्तों है कि पेश ने इसके बारे में क्या लिखा, विजय भवन पर एक टिप्पणी लिखी और पेश नामक विद्वान ने इसके बारे में क्या लिखा। यहाँ पर बिजनेस नहीं है दोस्तों, क्या है, पेश है। क्या है, पेश ने इसके बारे में क्या लिखा, विदेशी यात्री पेश ने विजयनगर शहर के सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप में विजय का भवन की संज्ञा दी है। उसने लिखा कि इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच हैं। इस विजय के भवन में राजा कृष्ण देव राय ने एक कमरा बनवाया है जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है, एक अन्य में बीच में चबूतरा बना हुआ है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 11वें प्रश्न का। 11वां प्रश्न है, विजयनगर के शासक स्वयं को देवता या भगवान का प्रतिनिधि होने का दावा कैसे करते थे? विजयनगर के शासक स्वयं को देवता या भगवान के प्रतिनिधि होने का दावा कैसे करते थे? विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन का दावा करते थे दोस्तों। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष के ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर प्राय कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूत्राणा का भी प्रयोग करते थे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 12वां प्रश्न कि झूम खेती से आप क्या समझते हो तथा इसे किस प्रकार की जाती है? आपके अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हाफ ईयरली के अंदर ये उसका छोटा रूप पूछा गया है, तो अब की बार आपको बड़ा रूप में भी आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों झूम खेती से आप क्या समझते हैं तथा ये किसके द्वारा की जाती है? इसका दोस्तों राइट आंसर है, जंगल की झाड़ियाँ काटकर और घास फूस में आग लगाकर जमीन साफ करके खेती करने को झूम खेती कहते हैं। कि दोस्तों झूम खेती किसे कहते हैं कि जंगल की झाड़ियाँ काटकर और घास फूस में आग लगाकर जमीन साफ करके खेती करने को झूम खेती कहते हैं। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई ज़मीन पर खेती करके कुछ वर्षों के लिए उसे प्रति दो छोड़ दिया जाता है। झूम खेती पहाड़ियाँ लोगों द्वारा की जाती है। वह लोग खुदा से ज़मीन को थोड़ा खुरच कर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें तथा ज्वार बाजरा उत्पन्न कर लेते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, नाना साहिब कौन थे, संक्षेप में बताइए। कौन दोस्तों, नाना साहिब कौन थे, संक्षेप में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, नाना साहिब 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख सेनापति थे। नाना साहिब एक वीर मराठा तथा पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने स्वयं को जून 1857 में कानपुर में पेशवा घोषित कर दिया, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा मानने से मना कर दिया। नाना साहिब ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को वीरता के साथ मुकाबला किया। कर्नल नील तथा नाना साहब में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में नाना साहिब पराजित हुए तथा भागकर नेपाल चले गए। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 14वें प्रश्न का। 14वां प्रश्न है दोस्तों, सहायक संधि क्या थी और इसे किसने लागू किया? सहायक संधि क्या थी और इसे लागू किसने किया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, सन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी शासकों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित करने हेतु सहायक संधि लागू की और इसकी शर्तें निम्न प्रकार थी। पहली शर्त थी, देशी शासकों को अपने खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना अपने राज्य में रखनी होगी।
दोस्तों ये सबसे षड्यंत्र था और षड्यंत्र करके अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया। दोस्तों पहली शर्त थी दोस्तों 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली ने, दोस्तों ये प्रश्न छोटा प्रश्न बन सकता है कि 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली ने देशी शासकों को कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु सहायक संधि लागू की। दोस्तों सहायक संधि लागू कब की गई? 1798 में। किसने की? लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। इसकी 3 निम्न प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त थी दोस्तों कि देशी शासकों को अपने खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना अपने राज्य में रखनी होगी। क्या दोस्तों? कि देशी राज्य को अपने खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना अपने राज्य में रखनी होगी। दूसरा है दोस्तों, बिना अंग्रेजों की अनुमति के वह शासक किसी अन्य राज्य से न तो संधि करेगा और न ही युद्ध करेगा। और तीसरा है शर्त दोस्तों, अंग्रेज उस शासक की आंतरिक एवं बाहरी चुनौतियों से रक्षा करेंगे। इस प्रकार के दोस्तों देशी शासकों को झांसे में डाल करके दोस्तों घर का भेदी कौन होता है, उसी कहानी के अनुसार उन्होंने यहाँ पर षड्यंत्र किया और वे भारत पर शासन किया। दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये भी दोस्तों प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों। इस पर मैंने दोस्तों क्या कर दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये दोस्तों आपकी 5 फेरी लग गई है और एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों 15वां प्रश्न है कि अमेरिका के गृह युद्ध और स्वेज नहर के खुलने का भारत की आर्थिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है कि सन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होने के कारण वहां से कपास का निर्यात बंद हो गया। कब दोस्तों? सन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होने के कारण वहां से कपास का निर्यात क्या होता जाता है दोस्तों? बंद हो गया और इससे भारतीय कपास की मांग बढ़ी और जिसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन में होती थी। 1869 में स्वेज नहर को व्यापार के लिए खोल दिया गया था, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। बम्बई की सरकार और भारतीय व्यापारियों ने बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। क्या दोस्तों खतरनाक वाला प्रश्न बन सकता है। भारत का सरताज शहर किसे घोषित किया गया था दोस्तों? बम्बई को। किसने घोषित किया? बम्बई की सरकार और बम्बई के जो भारतीय व्यापारी थे उन्होंने घोषित किया। स्वेज नहर दोस्तों 1869 में स्वेज नहर का व्यापार खोल दिया गया था। ये छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, इनको आप ध्यान से दोस्तों पढ़िए। नेक्स्ट दोस्तों में 16 प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र के पिता है कैसे? दोस्तों महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र के पिता है कैसे, इसके बारे में बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित थे। उन्होंने किसानों, मजदूरों, कारीगरों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, हिंदुओं, मुसलमानों सभी भारतीयों को संगठित किया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया। उन्होंने 1920 से 1947 तक असहयोग आंदोलन, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। अतः वह भारत के राष्ट्रपिता हैं, इसलिए दोस्तों उनको राष्ट्रपिता कहा गया था। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। काफ़ी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 17वें प्रश्न की। कौन सा प्रश्न दोस्तों? 17वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का क्या करना है दोस्तों? वर्णन करना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के दुर्ग की एक प्रमुख विशिष्टता है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की दुर्ग की एक क्या है? एक प्रमुख विशिष्टता है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। ये चारों ओर से एक गलियारे से घिरा है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग हुआ में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया है। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं, जिनमें से एक कक्ष में एक बड़ा कुआं है। जलाशय से जल एक बड़े नाले में बह जाता है। इसके उत्तर में एक गली की दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना बनी हुई थी, जिसमें 8 स्नान घर बनाए गए थे और एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी और इस जलाशय का प्रयोग संभवतः किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। दोस्तों सामूहिक अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता
था इस स्नानागार का। दोस्तों मोहनजोदड़ो में दोस्तों आपका छोटा प्रश्न ये भी बन सकता है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ये प्रश्न कई बार बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। कितना सरल है, प्रश्न के अंदर प्रश्न बन रहा है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले, पहले आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। उसके बाद दोस्तों इसको विशाल स्नानागार का प्रयोग मोहनजोदड़ो के अंदर किसके लिए किया जाता था? एक विशेष अनुष्ठातिक यानी स्नान के लिए किया जाता था, विशेष एक धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग इसका किया जाता था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अथवा के 17वीं के अंदर अथवा का प्रश्न है कि क्या आप इस तथ्य को सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण को बताइए। तो इसका राइट आंसर है कि हम इस तथ्य से पूर्णतः सहमत हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कि हम इस तथ्य से पूर्णतः सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। दोस्तों इसके अंदर पहला पॉइंट है कि हड़प्पा के नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। हड़प्पा की दोस्तों नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके आसपास आवासों का निर्माण किया गया था। मकानों से आने वाली नालियां गली की नालियों से मिल जाती थी। प्रत्येक मकान की कम कम एक दीवार गली से सटी हुई थी। कम से कम दोस्तों एक दीवार है जो गली से सटी हुई थे, ताकि मकानों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा जा सके और इस प्रकार हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। दूसरा पॉइंट है मुख्य नाले ऐसे ईंटों से ढके रहते थे जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। दोस्तों जो मुख्य नाले थे, पानी की मुख्य नाले थी, वो इस प्रकार से ढके हुए थे, अगर उनमें फिर बाद में अगर सफाई करनी हो तो उनको भी क्या कर लिए, जैसे सफाई भी उसके ढक्कन लगे हुए थे और उनको हटाकर सफाई भी कर सकते थे। नेक्स्ट है तीसरा दोस्तों, इसके अंदर घरों की नालियाँ पहले एक होदी अथवा मन कुंड में खोली जाती थी। कहाँ दोस्तों? घरों की नालियाँ हैं, जो नालियाँ पहले एक होदी अथवा मल कुंड में खोली जाती थी और जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है कि अभिलेख शास्त्रियों के सामने आने वाली कुछ समस्याएं लिखी। दोस्तों अभिलेखा जो शास्त्री थे उनके सामने आने वाली क्या है समस्याएं थी, कुछ समस्याओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। अभिलेख शास्त्रियों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। कौन कौन सी थी दोस्तों? पहली थी कि कभी कभी अक्षरों हल्के ढंग से उत्तीर्ण किया जाता था। दोस्तों कभी कभी अक्षरों को हल्के ढंग से उत्तीर्ण किया जाता था जिन्हें पढ़ पाना कठिन होता था, जिन्हें क्या दोस्तों पढ़ पाना काफ़ी कठिन होता था। दूसरा है दोस्तों कि अभिलेख नष्ट भी हो सकते थे। क्या दोस्तों? अभिलेख नष्ट भी हो सकते थे जिससे अक्षर लुप्त हो जाते थे। दोस्तों अब अभिलेख है जो नष्ट हो जाते थे और जिसके ऊपर लिखे गए जो अक्षर थे इस कारण अक्षर लुप्त हो जाते थे। तीसरा दोस्तों अभिलेखों की शब्दों में कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते थे। अभिलेखों में शब्दों के कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय संबंधित होते थे। नेक्स्ट है दोस्तों इसके चौथा पॉइंट है कि अनेक अभिलेखों में न तो अर्थ निकाले जा सके और न ही उनके अनुवाद किए जा सके। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा, जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र है। जो अभिलेख दोस्तों अभी उपलब्ध हैं उनके संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र उपलब्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और दैनिक जीवन की सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। खेती की दैनिक प्रक्रिया दोस्तों, खेती किस प्रकार से की जाती थी और दैनिक जीवन में सुख और दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं किया गया था। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट है हमारा, अभिलेखों में सामान्य लोगों के विचारों को विषय में जानकारी नहीं मिलती है। दोस्तों अभिलेखों में सामान्य लोगों के क्या विचार थे उनके विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती थी। ये दोस्तों कुछ समस्याएं आपने पॉइंट से लिखी है, तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट अथवा के प्रश्न की। अथवा का प्रश्न है दोस्तों कि आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाणों से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, दोस्तों आप अगर राइटिंग सुधारना चाहते हो तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी आपके साथ में जानकारी रख देता हूँ। दोस्तों जो मैं मॉडल पेपर हल करवा रहा हूँ उसको शुरुआती तौर से आप लिखना शुरू कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? लिखना शुरू कीजिए और साथ साथ याद करना शुरू कीजिए और इस प्रकार से लिख के अच्छी राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक मैंने लगभग इस चैनल पर 20+ मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं कक्षा 12 के। अगर जो आपका विषय है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्या कीजिए दोस्तों उसको साथ साथ हैंड राइटिंग से लिखना शुरू कीजिए। उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला? एक तो फ़ायदा दोस्तों आपका होगा कि आपकी राइटिंग में बदलाव होगा, यानी राइटिंग
सुधरेगी। और उसके साथ दोस्तों आप तेज़ लिखने का प्रयास कीजिए, इसलिए आपकी हैंड राइटिंग में थोड़ी क्या तेज़ गति लिखने से तेज़ गति में वृद्धि होगी। तीसरा दोस्तों आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि आप जब एक बार सुन करके, एक आंखों से देख करके और फिर उसको कॉपी में लिखोगे तो उसको आपको याद जल्दी होगा। क्या होगा दोस्तों, आपको जल्दी याद होगा। तो ये 3 तरीके हैं, अगर आप इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हो तो आपको ये 3 फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो आपको हैंड राइटिंग सुधर जाएगी और आपको लिखने में वृद्धि होगी, और इसके साथ आपको जल्दी याद होगा। दोस्तों क्या होगा, जल्दी याद होगा। अगर ज़्यादा याद नहीं होता तो एक बार सारा लिख लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए दोस्तों, आपको पुनः 1-2 दिन बाद रिवीजन कर लीजिए। ये आप अगर पॉइंट अपनाओगे तो आपकी राइटिंग में और इतिहास में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट दोस्तों में हमारा 18वां प्रश्न था कि दोस्तों ये प्रश्न तो हमने पढ़ लिया, और इसका राइट आंसर है दोस्तों कि आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली। दोस्तों आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। इनका प्रयोग संभवतः धनी लोग करते थे। दोस्तों उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र क्या थे दोस्तों, इसके ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में उत्कृष्ट श्रेणी में मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है, जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है और इनका प्रयोग संभवतः धनी लोग करते थे। दोस्तों आपका एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका दोस्तों ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा, यहाँ से सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे के बने गहनों, उपकरणों, हथियारों, बर्तनों, सीप और पक्की मिट्टी आदि के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा कि आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, लोहेकार आदि शिल्पकार रहते थे। लोहेकार लोहे का सामान बनाते थे, परंतु हड़प्पा के नगरों में लोहे के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। दोस्तों आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में दोस्तों बुनकर रहते थे, लिपिक रहते थे, बढ़ई रहते थे, कुम्हार रहते थे, स्वर्णकार रहते थे, लोहेकार रहते थे, शिल्पकार भी रहते थे। लोहेकार लोहे का सामान बनाते थे, परंतु दोस्तों हड़प्पा नगरों में लोहे के प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये इतना छोटा सा पॉइंट आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है। दोस्तों आपको कुछ प्रश्न दे देंगे कि लोहे का प्रयोग निम्न में से किस स्थलों में नहीं हुआ है, तो हड़प्पा आएगा तो उसमें नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है चौथा, इसके अंदर नगरों में उत्पादकों एवं व्यापारियों के संघ बने हुए थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। नगरों में उत्पादकों एवं व्यापारियों के संघ बने हुए थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। हड़प्पा के नगरों में इन श्रेणियों के होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने, मातृ देवी, कांसे की मूर्तियां बनाने, मुहरे बनाने आदि के शिल्प विकसित थे, परंतु आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में ये प्रमाण है जो नहीं मिलते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 19वें प्रश्न का। 19वां प्रश्न है, विजयनगर के पुरातात्विक स्थलों पर काम करने वाले 3 विशेषज्ञों के नाम बताइए। उन्होंने किन पुरावस्तुओं के माध्यम से अध्ययन किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि विजयनगर के पुरातात्विक स्थलों पर काम करने वाले विशेषज्ञ कौन थे। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल तथा एम.एस. नगराज राव ने वर्षों तक विजयनगर के पुरातात्विक स्थलों पर कार्य किया। वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बोर्ड के अंदर पूछने लायक प्रश्न है। दोस्तों विजयनगर के पुरातात्विक स्थलों पर काम करने वाले विद्वान कौन थे, विशेषज्ञ कौन थे दोस्तों। एक तो थे जॉन एम फ्रिटज और दूसरा था दोस्तों जॉर्ज मिशेल तथा एम.एस. नगराज राव ने वर्षों तक विजयनगर के पुरातत्व स्थलों पर कार्य किया। पुरातात्विक अध्ययन के माध्यम से विजयनगर के स्मारकों के अध्ययन में उन्होंने लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टैग, धरण, भीतरी छत, मीनारों आदि का अध्ययन किया, और उन्हें इसकी एक पूरी श्रृंखला कल्पना करनी पड़ी जो प्लास्टर से सजे और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित है, और इसके माध्यम से उस समय के जीवन के आयामों के पुनर्निर्माण में सहायता मिली थी। दोस्तों ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको इन 3 विद्वानों के नाम तो याद रखने ही रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन 3 विद्वानों के नाम तो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अथवा के प्रश्न की। अथवा का प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ये 19वां प्रश्न है। दोनों प्रश्न आपको विजयनगर साम्राज्य से आने वाले हैं। तो दोस्तों ऊपर भी विजयनगर से संबंधित आया और अभी भी नीचे विजयनगर से संबंधित आ रहा है, तो आप थोड़ा सा देख लेना। इस चैनल पर ब्लूप्रिंट हल करवाया है, उसके हिसाब से दोस्तों पढ़ाई जारी रखिए। दोस्तों बात करते हैं विजयनगर की। क्या दोस्तों है विजयनगर की सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर होगा कि विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था। क्या है सैन्य व्यवस्था दोस्तों? विजयनगर के शासकों के पास शक्तिशाली सेना हुआ करती थी। युद्ध के समय प्रांतीय गवर्नर राजा को सहायता देते थे। दोस्तों युद्ध के समय प्रांतीय गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर राजाओं को सहायता देते थे। उनकी सेना में हाथी थे, घोड़े, पैदल सैनिक, रथ इत्यादि होते थे। विजयनगर की सेना विशेष रूप में सामंतों पर आधारित थी। राजा की अपनी एक सेना होती थी। राजा अपनी सेना का जो उपयोग है वो युद्ध के साथ साथ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए भी करता था। विभिन्न शर्तों से ज्ञात होता है कि कृष्णदेव राय की सेना में 53,000 पैदल सैनिक, 32,000 घुड़सवार, 551 हाथी तथा एक तोपखाना भी था। सेना में लगभग सभी जातियों के सैनिक होते थे। ये दोस्तों हमने विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी इसके बारे में चर्चा की। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न क्या होने वाला है? 20वां प्रश्न है दोस्तों, औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि आसपास के गाँवों में लोग आकर मद्रास में रहने लगे और ग्रामीण तथा शहरी लोग मुख्यतः मद्रास के ब्लैक टाउन में रहते थे। किस टाउन में दोस्तों? ब्लैक टाउन में रहते थे। दूसरा दोस्तों पॉइंट है, मद्रास में विविध प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे और स्थानीय ग्रामीण जाति के वेलाला लोग ब्रिटिश कंपनी के अधीन नौकरियां करते थे और पेरियार और वनियार गरीब कामगार वर्ग के तमिल लोग थे। दोस्तों कौन से? पेरियार और वनियार, ये गरीब कामगार वर्ग के लोग तमिल लोग थे। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा है इसके अंदर पॉइंट कि यूरोपवासी भी धीरे धीरे किले से बाहर जाने लगे। उन्होंने गार्डन हाउसेज बनाए और इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों के भांति रहने लगे। परिणाम स्वरूप मद्रास के आसपास स्थित गांवों की जगह अनेक नए उपनगर बस गए और गरीब लोग निकट पड़ने वाले गांवों में बस गए और इस प्रकार मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व काफ़ी हद तक घुल मिल गए। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई और इसके क्या प्रभाव पड़े? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। डबल स्टार लगा देता हूँ, नहीं सर ट्रिपल स्टार लगा दो, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत, यानी दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत कब होती है? 1853 में होती है। कब होती है? 1853 के अंदर होती है। और आपको मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ 1853 की एक तो डेट बतानी है आपको, कौन सी डेट को हुई थी, और एक आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक भारत की प्रथम जो रेल है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देवें, ठीक है ना। तो पहला दोस्तों रेलवे के प्रभाव क्या है? दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत के बाद रेलवे के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है दोस्तों, अब आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के निकट थे। अब दोस्तों आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के निकट थे। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रहण केंद्र और आयातित माल का वितरण केंद्र बन गया। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रेलवे नेटवर्क के विस्तार के साथ रेलवे वर्कशॉप, रेलवे कॉलोनियां में भी बनने लगी और जमालपुर, बरेली और वाल्टेयर जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 20वें का ही अथवा का प्रश्न है कि कबीर की बानी की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दोस्तों कबीर की बानी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करनी है। तो दोस्तों पहला है, कबीर की बानी की विशिष्ट परिपाटियों, यानी दोस्तों विशिष्ट विशेषताएं क्या है? कबीर की बानी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। कौन सी दोस्तों? कितनी पार्टियों में? 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। दोस्तों कबीर बीजक, पहली कौन सी है दोस्तों? कबीर बीजक है, और दूसरी है कबीर ग्रंथावली, और तीसरी है आदि ग्रंथ साहिब में। पहले के बारे में चर्चा करते हैं, कबीर बीजक, यानी कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित
हैं दोस्तों। कबीर विजय है जो कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी अथवा तथा आपके उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। दूसरा है दोस्तों कबीर ग्रंथावली। कौन सा दोस्तों? कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। किससे दोस्तों? आपको छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कबीर ग्रंथावली के संबंध किससे है, तो किससे है दोस्तों? दादू पंथियों से है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। किस राज्य के दोस्तों? राजस्थान के दादू पंथियों से हैं दोस्तों। नेक्स्ट है तीसरा कि आदि ग्रंथ साहिब में कबीर के पदों को संकलित होना। आदि ग्रंथ साहिब में कबीर के पदों का संकलन होना, यानी कबीर में कई पद आदि साहिब ग्रंथ में संकलित है दोस्तों। कबीर के कई पद ऐसे भी है जो आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। नेक्स्ट है दूसरा दोस्तों इसके अंदर कि कबीर की रचनाओं को अनेक भाषाओं तथा बोलियों में मिलना। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं तथा बोलियों में मिलती है और इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की विशेष बोली संस्कृत भाषा में हैं और कुछ रचनाएं उलट बांसी यानी उल्टी कई उक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। और इन उलट बांसी रचनाओं का अभिप्राय परम सत्य के स्वरूप को समझने की कठिनाइयां दर्शाता है। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा है परम सत्य को वर्णित करना। कबीर ने दोस्तों परम सत्य को वर्णित किया है। कबीर बानी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कबीर ने परम सत्य का वर्णन करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की भांति वह इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वह सत्य को अलग, अदृश्य, निराकार, ब्रह्मन और आत्मन भी कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा विविध विचारों की अभिव्यक्ति। कबीर की कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म में बहुदेववाद का तथा और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। दोस्तों कबीर ने हिंदू धर्म के अंदर क्या बहुदेववाद को तथा क्या कहा दोस्तों? मूर्ति पूजा का खंडन किया है। नेक्स्ट है पांचवा कबीर की शिक्षाएं। कबीर की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। कबीर की दोस्तों ये प्रमुख निम्नलिखित क्या है? शिक्षाएं हैं। कबीर की शिक्षाएं तो दोस्तों ईश्वर एक है जो निर्गुण है, निराकार और सर्वव्यापक है। क्या कहा दोस्तों उन्होंने? कि ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है? एक है जो निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापक है। नेक्स्ट है दूसरा दोस्तों कबीर ने मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद का खंडन किया। कबीर ने दोस्तों मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद का क्या किया? खंडन किया। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा उन्होंने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव का खंडन किया। किसका दोस्तों? उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच भेदभाव का खंडन किया। चौथा है उन्होंने धार्मिक आडंबरों और कर्म कांडों का विरोध किया दोस्तों। उन्होंने धार्मिक आडंबरों और कर्म कांडों का क्या किया दोस्तों? विरोध किया। दूसरा पांचवा है दोस्तों कबीर ने गुरु के महत्व को बल दिया। किसके महत्व को? कबीर ने दोस्तों गुरु के महत्व पर बल दिया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों अथवा का प्रश्न है 21वें का कि गुरु नानक पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। क्या वह किसी ने धर्म की स्थापना करना चाहते थे? गुरु नानक पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। क्या वह किसी से धर्म की स्थापना करना चाहते थे दोस्तों? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कबीर। गुरु नानक की संक्षिप्त जीवनी। क्या दोस्तों? गुरु नानक की संक्षिप्त जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं। बाबा गुरु नानक का जन्म दोस्तों कब होता है? 1469 के अंदर होता है। ईस्वी में ननकाना पाकिस्तान नामक गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ। कहाँ होता है दोस्तों? गुरु नानक की संक्षिप्त जीवनी है कि बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 में ननकाना पाकिस्तान के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ननकाना पाकिस्तान के अंदर होता है। उन्होंने फारसी भाषा की शिक्षा प्राप्त की और लेखाकार के कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, परंतु वह अपना अधिकांश समय सूफी और भक्त संतों की संगति में व्यतीत करते थे। उन्होंने दूर दूर की यात्राएं की, अनेक लोगों के संपर्क में आए। दूसरा है दोस्तों गुरु नानक की शिक्षाएं क्या है? गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित है। क्या दोस्तों? पहली शिक्षा है कि गुरु नानक निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। दोस्तों गुरु नानक निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। दूसरी शिक्षा है उन्होंने धर्म के सभी बाह्य आडंबरों का विरोध किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप, इनका क्या किया दोस्तों? उन्होंने खंडन किया। नेक्स्ट है तीसरा उन्होंने हिंदू और मुसलमान धर्मों को भी नकारा। दोस्तों उन्होंने हिंदू और मुसलमान धर्मों को भी नकारा था। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा इसके अंदर पॉइंट क्या है कि उनके अनुसार परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। दोस्तों उनके अनुसार परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण, वह नाम का जाप करना। उनका निरंतर स्मरण वह एक नाम का जाप करना।
उन्होंने दोस्तों पाँचवां पॉइंट है कि उन्होंने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। क्या जाति प्रथा ऊंच नीच का भेदभाव का विरोध किया। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा पॉइंट है इस गुरु नानक द्वारा अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित करना। दोस्तों गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और उन्होंने सामुदायिक उपासना यानी संगत के नियम निर्धारित किए। जहां सामूहिक रूप में पाठ होता था, उन्होंने अपने अनुयायियों को अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है कि गुरु नानक के बाद गुरु पद पर आसीन होने वाले कौन थे, तो वे थे अंगद। कौन थे दोस्तों? अंगद थे। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा और नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो नवीन धर्म की स्थापना होती है वो देश किस प्रकार से होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु नानक किसी अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित करने कर अपने को अलग चिन्हित किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया और इनको गुरु बानी कहा और इनकी अनेक भाषाएं में रचना की गई। दोस्तों पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव जी ने क्या किया? बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी थे। कौन कौन? बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया और इनको गुरु बानी कहा। क्या कहा दोस्तों? गुरु बानी कहा। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। किस पर दोस्तों? खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त में क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन 1919-1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था और इस आंदोलन की प्रमुख मांगे निम्नलिखित थी। दोस्तों छोटा प्रश्न पूछ सकता है खिलाफत आंदोलन दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में एक भारतीय मुसलमानों का क्या था? एक आंदोलन था और इनकी प्रमुख मांगे क्या थी? इस प्रकार से समझिए दोस्तों। पहली मांग थी दोस्तों पहले के ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। दूसरी थी दोस्तों जंजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे और तीसरा है खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बन सके। इस प्रकार दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन का इसका अंग बनाया और उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हमारा 22वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कारणों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों इसका 1900 आंसर है दोस्तों 1920 में गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या है दोस्तों? रोलेट एक्ट। क्या दोस्तों? रोलेट एक्ट। पहला कारण क्या है? रोलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया। कब किया दोस्तों? 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता है। गांधी जी ने देश भर में रोलेट एक्ट के विरुद्ध एक अभियान चलाया। पंजाब जाते समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा पॉइंट है इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर ये भी दोस्तों असहयोग आंदोलन का होने का कारण बना। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा आयोजित की गई और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर क्या किया दोस्तों? निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और इस बर्बरतापूर्ण कार्यवाही में 400 लोग मारे गए और तथा सैकड़ों लोग घायल हुए। तीसरा दोस्तों खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों पहला कार्यक्रम था कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। असहयोग आंदोलन के दौरान के भारतीय विद्यार्थियों ने क्या किया? सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया। दूसरा है सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का बहिष्कार किया। तीसरा है सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का भी प्रयोग करना। अब इसका दोस्तों हम मूल्यांकन करते हैं। क्या दोस्तों? मूल्यांकन। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया तथा वकीलों की अदालत जाने से मना कर दिया। अनेक नगरों में हड़तालें हुई। 1921 में 300 कितनी दोस्तों 96 हड़तालें हुई और 6 लाख श्रमिक शामिल हुए थे इन हड़तालों में। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी लोगों ने वन्य कानूनों का उल्लंघन किया। अवध के किसानों ने क्या कर नहीं चुकाया और स्वदेशी का प्रचार हुआ और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। सरकार ने अनेक कांग्रेसी नेताओं का जेलों में बंद कर दिया था। नेक्स्ट दोस्तों हम 23वें प्रश्न की मानचित्र सहित बात करने वाले हैं तो उसे आप जरूर देखिए।
ये दोस्तों आपका क्या है 23वां प्रश्न का राइट आंसर है। आपका मानचित्र है और मानचित्र को आपको किस तरह से समझना है इसके बारे में मैं मानचित्र आपको सामने लेकर के आया हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ याद रहे। दोस्तों पहला हमारा जो था कुशीनगर, कौन सा दोस्तों? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर अगर बोर्ड के अंदर आ जाए तो कुशीनगर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ये कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। दोस्तों आप इसको ढंग से देख लीजिए, ये कौन सा राज्य है? ये भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, जहाँ कौन सा क्या शहर स्थित है? कुशीनगर स्थित है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ चंडीगढ़ की। कहाँ? चंडीगढ़ की बात करता हूँ। चंडीगढ़ कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़ है पंजाब के अंदर। ये कौन सा राज्य है दोस्तों? ये है पंजाब। चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? पंजाब के अंदर चंडीगढ़ स्थित है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ गणेश्वर की। किसकी दोस्तों? गणेश्वर की बात करता हूँ। गणेश्वर कहाँ स्थित है? गणेश्वर राजस्थान के अंदर स्थित है। गणेश्वर कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके मानचित्र की कि वासना। ये दोस्तों शहर का नाम है वसना। कौन सा दोस्तों? वसना। और वसना कहाँ है? गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात के अंदर स्थित है। दोस्तों इसको आप ढंग से देख लीजिए, ये हमारा मानचित्र है और अब आपको ये ढंग से दिख रहा है कि कौन सा शहर कहाँ स्थित है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करता हूँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये नेक्स्ट दोस्तों हमारा दूसरा मानचित्र है। दूसरे मानचित्र के अंदर दोस्तों आपको पहले नजर आई है वैशाली। कौन सी दोस्तों? वैशाली। वैशाली कहाँ स्थित है? वैशाली बिहार के अंदर स्थित है। वैशाली कहाँ स्थित है? वैशाली बिहार के अंदर स्थित है। दूसरा शहर दोस्तों आपको नजर आ रहा है रोपड़। कौन सा दोस्तों? रोपड़। रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ स्थित है पंजाब के अंदर। कहाँ स्थित है? पंजाब में रोपड़ स्थित है। तीसरा शहर है मैनपुरी। मैनपुरी कहाँ है दोस्तों? मैनपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मैनपुरी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम दोस्तों चौथा शहर है अपन का कि कौन सा दोस्तों? पटना। कौन सा शहर दोस्तों? पटना है। पटना कहाँ है दोस्तों? पटना भी बिहार के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? बिहार के अंदर स्थित है। तो चलिए दोस्तों हमने आज लगभग कितना इतिहास विषय का 6 मॉडल पेपर हल कर लिए है। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन होगा। अगर आपकी उससे कमेंट से नहीं हो रहा है तो आपको मैं हमारी टीम आपसे बात भी करके आपकी हर एक समस्या की क्या करेगा सॉल्यूशन करेगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहे, आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा है ये मेरी उम्मीद है। और आपने हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।